और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी ख़त्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े पहलवान, जिसे 52 साल के करियर में कोई हरा नहीं सका। अगर आप बड़ौदा के म्यूज़ियम गए हैं तो वहाँ बड़े कायदे से सहेज कर रखा गया एक 1200 किलो का पत्थर मौजूद है। एक नज़र देखने में यही लगता है कि इस पत्थर को म्यूज़ियम में क्यों रखा गया है। क्या ये कोई खास पत्थर है? क्या इसका संबंध किसी खास जगह से है? ऐसे ही कई तरह के ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। इस पत्थर के म्यूज़ियम में पहुंचने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। इस पत्थर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि 23 दिसंबर 1902 के दिन गुलाम मोहम्मद यानी गामा पहलवान इस पत्थर को लेकर कुछ दूर चले थे। एक आदमी 1200 किलो का पत्थर अकेले उठाकर चला, ये बात बेशक हैरान करने वाली है। पर अगर आपको ये पता हो कि गुलाम मोहम्मद असलियत में कौन थे तो आपका सारा शक दूर हो जाएगा। गुलाम मोहम्मद उर्फ गामा पहलवान, हाँ वही गामा पहलवान, कुश्ती में न सिर्फ रुस्तमे हिंद बल्कि रुस्तमे जहां का खिताब भी हासिल किया था। वही पहलवान जिसके दम पर आज भी भारत को विश्व विजेता कहलाने का मुकाम हासिल है। गामा पहलवान का जन्म 12 मई 1878 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता, चाचा या ताऊ सभी पहलवान थे। उनके बचपन से ही घर में पहलवानी की कला सीखी। पहलवानी ना सिर्फ उनके खून में थी बल्कि परवरिश में भी थी। तभी तो 5 साल की उम्र में पिता का साया सर से उठने के बावजूद कुश्ती और अखाड़े से उनका रिश्ता नहीं टूटा। उनके पिता की मौत के बाद मध्य प्रदेश के दतिया के राजा भवानी सिंह ने गामा पहलवान को अपने संरक्षण में ले लिया। उन्होंने ही गामा पहलवान के खाने पीने और कसरत जैसी चीज़ों की जिम्मेदारी भी ली। वैसे तो दूसरे पहलवानों के मुकाबले में गामा पहलवान का कद छोटा था, पर उनके हौसले और हर एक दांव पेच पे उनकी समझ बड़े बड़े पहलवानों को चित कर देती थी। सिर्फ 12 साल के उम्र में उन्होंने साबित कर दिया था कि ये पहलवान आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा। साल 1880 में जोधपुर के महाराजा ने देश भर के पहलवानों के लिए एक मुकाबला रखा, जिसमें पहलवानों को अपनी कसरत और कुश्ती की एक झलक दिखानी, ताकि राजा साहब सबसे ताकतवर पहलवान चुन पाएं। देश भर से करीब 400 से ज़्यादा पहलवान आए, जिन्हें अपने दमखम से महाराज की शाबाशी जीतनी थी, एक से एक मुश्किल कसरत करनी थी और एक दूसरे से कुश्ती भी लड़नी थी। जो ये नहीं कर पाता वो खेल से बाहर हो जाता। जितने भी पहलवान उस वक्त आए थे सब गामा से उम्र में और लंबाई में बड़े थे। फिर भी गामा इस मुकाबले के आखिरी 15 पहलवानों में टिके रहे। एक 12 साल का लड़का 400 पहलवानों की भीड़ में आखिरी 15 पहलवानों में अपना नाम बना गया। इस बात ने राजा का दिल छू लिया और राजा ने गामा को इस मुकाबले का विजेता चुन लिया। बस फिर क्या था, गामा के नाम के चर्चे पूरे देश में हो गए। इसके बाद गामा ने कभी पलटकर नहीं देखा। 19 साल का होते होते गामा ने हिंदुस्तान के कई नामचीन पहलवानों को पटखनी दे दी और फिर बारी आई रुस्तमे हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला से लड़ने की। पंजाब के गुजरावाला में रहने वाले रहीम बख्श सुल्तानी वाला की लंबाई गामा से 2 फीट ज़्यादा थी और तब तक कोई भी रहीम बख्श को हरा नहीं सका था। लाहौर में दोनों के बीच कुश्ती का दंगल रखा गया। कहते हैं कि उस दिन सारा लाहौर इस मैदान में दंगल को देखने के लिए कूद पड़ा था। तकरीबन 7 फुट के रहीम बख्श के सामने 5 फुट 5 इंच के गामा बच्चे लग रहे थे। सभी को यही लग रहा था कि अभी थोड़ी ही देर में रहीम बख्श गामा को हरा देगा। कोई सट्टा रहीम पर लगा रहा था तो कोई सट्टा गामा पर लगा रहा था, लेकिन आखिर में नतीजा कुछ और ही निकला। ना कोई जीता ना कोई हारा, ये खेल बराबरी पे आकर ख़त्म हुआ। पर इस मुकाबले के बाद गामा पहलवान पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गए। गामा ने 1898 से लेकर 1907 के बीच दतिया के गुलाम मोहिउद्दीन, भोपाल के प्रताप सिंह, इंदौर के अली बाबा सेन और मुल्तान के हसन बख्श जैसे पहलवानों को लगातार हराया। 1910 में एक बार फिर गामा का सामना रुस्तमे हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ और एक बार फिर मैच ड्रॉ हो गया।
अब गामा इकलौते ऐसे पहलवान थे जिसे कोई हरा नहीं पाया था। देश को फतेह करने के बाद ये पहलवान दुनिया को फतेह करने निकला। 1910 में हो रही कुश्ती चैंपियंस ऑफ चैंपियन मुकाबले में हिस्सा लेने पहुंच गया, लेकिन खेल के नियमों के हिसाब से लंबाई कम होने के कारण उन्हें इस मुकाबले में भाग नहीं लेने दिया गया। लेकिन बस फिर क्या था, गामा ने एक एक करके टूर्नामेंट में आए सभी पहलवानों को चुनौती दे डाली। अगर कोई उन्हें हरा देगा तो वो खुद अपनी जेब से जीतने वाले को 5 पाउंड का इनाम देंगे और हिंदुस्तान लौट जाएंगे। सबसे पहले एक अमेरिकी चैंपियन बेंजामिन रोलर उनसे मुकाबला करने आया, लेकिन गामा ने उसे सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड में चित कर दिया। फिर अगले ही दिन गामा ने दुनिया भर से आए 12 पहलवानों को मिनटों भर में हराकर तहलका मचा दिया। आयोजकों को हार कर गामा को दंगल में एंट्री देनी पड़ी। फिर आया 10 सितंबर 1910 का वो दिन। जॉन बुल मुकाबले में गामा के सामने विश्व विजेता पोलैंड के स्टैनिस्लॉस जिबिस्को थे, पर उन्हें भी गामा ने पहले राउंड में 1 ही मिनट में पटखनी दे दी। अगले 2.5 घंटे तक ये मुकाबला चलता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और मैच ड्रॉ हो गया। पर एक विजेता तो चाहिए ही था, इसलिए एक हफ्ते बाद 17 सितंबर 1910 को जिबिस्को लड़ने ही नहीं आए और गामा को विजेता मान लिया गया। इस तरह गामा हेवीवेट चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय बन गए। ये खिताब रुस्तम जहां के बराबर था। 1911 में गामा का सामना फिर रहीम बख्श सुल्तानीवाला से हुआ। इस बार गामा ने रहीम बख्श को चित कर दिया। इसके बाद 1929 में गामा ने आखिरी प्रोफेशनल फाइट लड़ी। उन्होंने कुश्ती को कभी अलविदा तो नहीं कहा, लेकिन इसके बाद उन्हें कोई बराबरी का लड़ने वाला ही नहीं मिला जिससे वो लड़ सकें। ऑफिशियल तौर पे 1952 में उन्होंने कुश्ती से विदाई ली। 50 साल के करियर में कोई गामा पहलवान को हरा नहीं पाया। गामा सिर्फ पहलवानी में ही नहीं बल्कि इंसानियत में भी बहुत आगे थे। 1947 को गामा को मजबूरी में पाकिस्तान का रुख करना पड़ा। बंटवारे ने हिंदू मुस्लिम के बीच बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। गली के हिंदुओं की जान खतरे में थी। जब गामा को अपनी कौम के मुसलमान हिंदुओं को मारने के लिए आगे बढ़े तो रुस्तम जहां गामा पहलवान ने दीवार बनकर उनका रास्ता रोक लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने खर्चे पर सभी हिंदुओं को सही सलामत भारत पहुंचवाया। गामा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ साल पाकिस्तान में गुजारे, लेकिन गामा के लिए हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के लिए गामा की मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। कभी ना हारने वाले गामा को अपनी कामयाबी पर कभी भी घमंड नहीं हुआ, बल्कि एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि उनके लिए सबसे तगड़ा प्रतिद्वंदी कौन था, तो उन्होंने रहीम बख्श सुल्तानीवाला का ही नाम लिया और कहा कि हमारे यहाँ खेल में अपने से ज़्यादा बड़ा और अपने से काबिल खिलाड़ी को गुरु माना जाता है। मैंने उन्हें हराया ज़रूर है, लेकिन मुकाबले के बाद उनके पैरों की धूल अपने माथे से लगाना नहीं भूला। 23 मई 1960 को इस पहलवान ने दुनिया से विदाई ली, लेकिन आज भी जब गामा पहलवान का नाम आता है तो भारतीय लोगों के आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। महान मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली भी गामा पहलवान के प्रशंसक या फैन थे। ये बहुत बड़ी बात है। ब्रूस ली ने खास करके गामा पहलवान के नियमों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया था। आज भी पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट म्यूजियम में आपको गामा पहलवान के कसरत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। गामा के इतिहास से कई पहलवानों ने अपना भविष्य संभाला और आगे संभालते रहेंगे। गामा के डाइट की बात करें तो गामा एक बार में 15 से 20 लीटर दूध, 1 किलो देसी घी, 6 देसी चिकन, दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके पास पहुंचती रहे।